क्या हाल चाल, सब बढ़िया ना। अगेन आज हम लोग जो है दो चर के रैखिक समीकरण में इस 3.4 का यह आपका अंतिम प्रश्न है। ठीक है, आज हम लोग इसको सीखेंगे और आज के क्लास में हम लोग वज्र गुणन विधि ये भी आपका स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्या सीखने की लालसा है ना वज्र गुणन विधि? बिल्कुल, आज हम लोग वज्र गुणन विधि और ये 5वां नंबर क्वेश्चन इसको सॉल्व करें। वैसे ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन हम बताए हुए हैं आपको, ठीक है। इस टाइप का प्रश्न हम आपको एग्जाम्पल में करवाए हुए हैं। अगर आपसे होगा तो खुद से करने का जरूर प्रयास करोगे। वैसे आज हम लोग स्टार्टिंग पहले रिवीजन करेंगे, ठीक है। आज रिवीजन में जो है हम लोग पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल रिवीजन करने वाले, ठीक। आज हम लोग पॉलिनोमियल रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने के बाद हम लोग 5वें नंबर प्रश्न को पहले सॉल्व करेंगे। 5वां नंबर प्रश्न सॉल्व करने के बाद वज्र गुणन विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसको हम लोग सीखेंगे। इसको सीखने के बाद इस पर ढेर सारे प्रश्नों को आपको ही सॉल्व करना होगा। होमवर्क आपको ही मिलने वाला है, ठीक है। मतलब इतना सारा काम आज करने वाले हैं। जल्दी से पहले रिवीजन किया जाए। पॉलिनोमियल की बात करेंगे ना, पॉलिनोमियल बस स्टार्टिंग जो आपको पहला चीज ध्यान में रखना है, पहचान करना, बहुपद का पहचान करना कि कोई भी टर्म हमारा पॉलिनोमियल है, बहुपद है या नहीं है, इसकी पहले पहचान आपको आनी चाहिए। जैसे कि हम बोले क्या 3x², क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है? तो आप सिंपल सा बोलो भैया इसमें चर मेरा x है। अगर चर पर जो घात है वो अगर मेरा पूर्ण संख्या होगा, x पर जो घात यहाँ पर 2 है, अगर ये हमारा पूर्ण संख्या होगा तो इसको हम लोग बहुपद कहेंगे। अगर बोले 1/x तो बोलोगे भैया ये क्या हो रहा है, यहाँ x तो नीचे आ गया। आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा, तो कैसे करोगे? पहले इसको क्या करेंगे ध्यान से। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा ना, आपको बस 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है। क्या x आपका कभी भी बटे के नीचे नहीं आना चाहिए, पहली बात ये। अगर बटे के नीचे आ गया तो इसको हम लोग बहुपद नहीं मानेंगे। दूसरी बात, रूट के अंदर x नहीं आना चाहिए। ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। और तीसरी बात, x का जो घात होगा वो कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर निगेटिव हो रहा है तो इसको भी हम लोग बहुपद नहीं कहेंगे। यहाँ बटे के नीचे x आ रहा है तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। अगर √x ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। ये दोनों बहुपद नहीं है। अगर हम बोले 3x + x, क्या ये हमारा बहुपद है? बिल्कुल बहुपद है। यहाँ x पर जो घात है वो हमारा पूर्ण संख्या है, तो ये हमारा बहुपद। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। सेकंड चीज जो आपको ध्यान में रखना होगा कि बहुपद की बात कर रहे हैं, उसमें जो है बहुपद का प्रकार आपको पता होना चाहिए। खास करके बहुपद का प्रकार जो मैंने बताया हुआ है आपको, रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती, मतलब घात के आधार पर बहुपद का प्रकार आपको पता होना चाहिए। रैखिक, द्विघाती, ये सब आपको पता होना चाहिए। रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल, द्विघाती बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद। भैया द्विघात बहुपद जब भी हम लोग जानते हैं ना, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भैया सुनिए ना, द्विघात बहुपद की बात कर रहे हैं, हम जानते हैं द्विघात बहुपद जो है ax² + bx + c के फॉर्म का होता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ये हमारा द्विघाती बहुपद हुआ। क्या आपको पता है अगर x का मान, इसमें जो भी मेरा x का वैल्यू आएगा उस x के वैल्यू को या तो हम लोग मूल कहते हैं या तो हम लोग शून्य कहते हैं, ये सब तो पता होगा। इसी का नाम है अल्फा और बीटा हम लोग मानते हैं। शून्य को ही अल्फा बीटा मानते हैं, ठीक है। अगर हम बोले कि आपको 2 चीज दे दे, एक शून्यक दे दे, एक गुणांक दे दे, शून्यक और गुणांक दे दे। शून्यक क्या, जैसे द्विघाती बहुपद का शून्यक मेरा अल्फा और बीटा हो गया, और द्विघाती बहुपद का गुणांक a है, फिर b है और c है। इस दोनों के बीच अगर संबंध दिखाने के लिए कहेंगे तो आप बोलोगे भैया बारी बारी से अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे, अल्फा और बीटा को गुना करेंगे। क्या आपको इसका फॉर्मूला पता है? बिल्कुल आपको फॉर्मूला पता होगा। अल्फा + बीटा - b/a होता, अल्फा × बीटा जो है c/a होता है। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है, हमेशा ध्यान में रखनी है। तीसरा चीज जो आप ध्यान में रखोगे, अगर हम आपको अल्फा + बीटा दे दे और अल्फा × बीटा दे दे, बोलेंगे द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिएगा, तो द्विघात बहुपद का प्यारा सा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है? बोलोगे भैया ये तो हमको पता है, द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होता है? x²
माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये तो छोटी छोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। बिल्कुल, इससे 3 नंबर और 4 नंबर इससे आपके प्रश्न में सवाल आएगा। मतलब आपको अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ रहेगा और आपसे द्विघात बहुपद का मान पूछा जाएगा। और आज सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई दो बहुपद आपके पास है उसको डिवाइड किस प्रकार करते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई। इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, आपके एग्जाम में डिवाइड आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। अरे यहाँ थर्ड लिख लिए, अच्छा कोई नहीं, आपके एग्जाम में जब भी आएगा डिवाइड आएगा, मल्टीप्लाई ऐड सब तो नहीं, डिवाइड आने का पूरा संभावना है। डिवाइड ध्यान में रखना, किस प्रकार का डिवाइड, जैसे हम x प्लस 1 है, इससे हम डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करने आपको आना चाहिए, अगर डिवाइड करने नहीं आता है समस्याएं बढ़ जाएंगी, ठीक है। जैसे कि हम बोले, एक क्वेश्चन ध्यान से सुनोगे समझ में आ जाएगा। कोई बहुपद है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये कोई बहुपद है आपके पास, इसका कोई गुणनखंड, इसका गुणनखंड आपको दिया हुआ है। इसका क्या दिया हुआ है, इसका आपको गुणनखंड दिया हुआ है, शून्यक दो, इसका शून्यक आपको दिया हुआ है, गुणनखंड शून्यक ही बोलते हैं। इसका शून्यक आपको दिया हुआ है √3/2 और माइनस √3/2, ये आपको शून्यक दिया हुआ है। अब बोलेंगे ये शून्यक आपको दिया हुआ है, इसका तो 3 शून्यक होगा, इसका आपको 2 ही शून्यक पता है, अल्फा और बीटा ही पता है, तो बोलेंगे तीसरा क्या होगा, कैसे बनाओगे। ये बनाने का तरीका हम बताए हुए, अगर नहीं जानते तो बोलना, हम फिर से समझा देंगे। इस शून्यक से इसका हम पहला गुणनखंड निकाल लेंगे, मतलब यहाँ पर x बराबर कितना है, √3/2 है, बिल्कुल। और यहाँ पर x बराबर कितना है, ये शून्यक मेरा x का ही ना वैल्यू होता, हाँ, ये x का ही वैल्यू होता है। x का मान 3/2 दिया हुआ है और यहाँ पर x का मान माइनस √3/2 दिया हुआ है। हम एक काम करेंगे, यहाँ पर इसको बराबर की इस तरफ लेते आएंगे, तो x माइनस √3/2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी इसको बराबर की इस तरफ ले जाएंगे, x प्लस √3/2 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मतलब ये इसका पहला गुणनखंड हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, ये इसका पहला गुणनखंड हो गया, ये इसका दूसरा गुणनखंड हो गया। पहला गुणनखंड दूसरा, ऐसा आपको बताया है क्या कि इस मेथड से किस प्रकार हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं, क्या आपको बताया है? हमको लग रहा है इस तरह के प्रश्नों को हम सॉल्व नहीं करवाए हैं, ऐसा हमको लग रहा है। अगर नहीं करवाए हैं तो मुझे बताओगे, हम फिर से ये बता देंगे, ध्यान से समझना। अगर बताए हैं तो ध्यान से समझोगे। इस दो नहीं बताया, हमको ध्यान में आ रहा है, ऐसा प्रश्न आपको नहीं बताया, माइंड से निकल गया, कोई बात नहीं। यहाँ पर ये पहला गुणनखंड, ये दूसरा गुणनखंड है। हम एक काम करेंगे, या तो आप इससे इसमें डिवाइड करो तो आपको द्विघाती के रूप में आपको एक कोसेंट भागफल मिलेगा। ध्यान से समझो क्या करें। हम लोग पहला काम क्या की, जो शून्यक था ना, शून्यक के आधार पर हम लोग गुणनखंड तैयार कर लिए। फिर दूसरा काम क्या करना है, इस दोनों गुणनखंड को मल्टीप्लाई कर लेना है, x माइनस √3/2 और x प्लस √3/2। ठीक, इस दोनों गुणनखंड को हम आपस में क्या कर लिए, मल्टीप्लाई कर लिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा, यहाँ माइनस और प्लस का फॉर्म है ना, तो क्या कर, हम और डिफिकल्ट सवाल ले लिए। बताओ, इस माइनस और प्लस का फॉर्म आएगा ना, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी रहेगा, तो हम इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 हो जाएगा। इस वाले टर्म से इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे, जो टर्म आएगा उसको 0 के बराबर करेंगे, तब जाके वहां से गुणनखंड आएगा। इतना लंबा प्रोसेस करना होगा। अच्छा कोई नहीं, इसको हम अगले क्लास में, किसी एक क्लास में सेपरेट में पहले आसान वाला समझाएंगे, तब डिफिकल्ट वाले पे आएंगे। हम अचानक डिफिकल्ट वाले पे ही आ गए, कोई बात नहीं। हमें पहले आज ये सारा काम करवाना है, इन सारे काम को हम पहले कंप्लीट करेंगे। उसके बाद किसी एक अकेले वीडियो में 10 मिनट समय लगेगा, इसको हम स्टार्टिंग से बेहतर तरीके से कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, डन, बिल्कुल वैसे ऐसा बना सकते हो आप, ठीक है, बना सकते हो, बेहतर तरीके से बना सकते हो। चलो यहाँ ध्यान दोगे, समझोगे। ऐसा हम एक क्वेश्चन दिए हैं डेली क्वेश्चन आंसर वाले में, हम लोग जो है यहाँ पर पहले 5वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, इससे इसमें डिवाइड करोगे, जो भी आपका भागफल निकलेगा वही आपका रिजल्ट होने वाला। बस ध्यान में रखना, वहां शेषफल आएगा तो हम लोग को ऐसा एग्जाम्पल लेना जिसमें शेषफल नहीं आए, ठीक, तब जाके ये क्वेश्चन सही होगा। ओके, हम आपको बेहतर तरीके से, कुछ डाउट आपके मन में हम लोग क्रिएट कर दिए हैं, ये हम मान रहे हैं। वो डाउट इसलिए आ रहा है क्योंकि आप रिवीजन नहीं कर रहे हो।
रिवीजन आप करते रहोगे तो ये सारा डाउट जो है आपके मन में कटौती नहीं आने वाला, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, हम लोग बहुपद को रिवीजन कर लिए, भाग आपको बेहतर तरीके से पता होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो हम इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करवाएंगे, ठीक है, और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करवाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बस 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे ना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन पहले इन सारे प्रश्नों को बेहतर तरीके से देख लेते हैं। अब अपने आप को शांत कर लो। शांत हो गए आप? बिल्कुल शांत हो गए। यहाँ पर देखो तो इतना सारा, इतना बहुत नन्ना मुन्ना, बहुत प्यारा प्यारा प्रश्न आपके सामने आया हुआ है ना। इन प्रश्नों को एक बार आप लिख लो, ठीक है। प्रश्न को लिखने के बाद कम से कम एक बार जरूर बेहतर तरीके से पढ़ोगे, ठीक है। बार बार ऐसे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे प्रश्न आपको बार बार नहीं मिलेंगे, जो कि समय लगेगा पढ़ने में। जल्दी से इस प्रश्न को, यहाँ पर कुछ हम छोड़े हुए हैं, आप सिंपल 3.4 निकाल लो और उसमें ये प्रश्न आपके बुक में दिया हुआ रहेगा। इस क्वेश्चन को जल्दी से एक बार पढ़ लो आप। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन प्रश्न आप पढ़ लियोगे, बेहतर तरीके से पढ़ लियोगे। बिल्कुल आप पढ़ लियोगे। चलो यहाँ ध्यान दोगे और मेरी बात को ध्यान से सुनोगे। हम क्या कहना चाह रहे हैं बस ध्यान से सुनोगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। हम ये मान के चल रहे हैं आप प्रश्न को लिख लिए हो, प्रश्न को पढ़ लिए हो और प्रश्न को समझने का प्रयास जरूर किए होगे। अब यहाँ मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे और मेरे साथ प्रश्नों को दोहराओगे। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय में, कोई लाइब्रेरी, हाँ कोई पुस्तकालय, ठीक है, यहाँ किताबें मिलती हैं, ठीक है, ये आपका पुस्तकालय है। अच्छा भैया ठीक है, ये हमारा पुस्तकालय है, ओके। इसमें प्रथम दिन का एक नियत किराया, मतलब इसमें से अगर आप किताब ले रहे हो, किताब अगर इस पुस्तकालय से अगर किताब ले रहे हो तो पहले दिन का किराया, फर्स्ट डे, पहले दिन का जो किराया होने वाला कुछ फिक्स कर दिया गया है। चलो इस किराए को हम फिक्स कर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। उसके बाद इसमें आप जितने दिन के लिए किताब लोगे उसका अलग से आपको किराया देना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए पहला दिन का किराया आपको मिल चुका है, लग चुका है, उसके बाद जो आप किराया लोगे, मतलब उसके बाद जो आप किताब लोगे उसका अलग से किराया लगने वाला। जैसे ध्यान से समझोगे, ये किताब था, आप यहाँ पुस्तकालय आओगे, बोलोगे भैया हमको 5 दिन के लिए ये किताब चाहिए। इस 5 दिन में जो पहला दिन होगा उस पर अलग किराया आपको लग जाएगा। इसके अलावा जो 4 दिन बचा उस पर आपको अलग किराया लगेगा। ये बातें समझ रहे हो? बिल्कुल आप समझ रहे होगे। जैसे मान लेते हैं आपको ये पुस्तकालय खोल के दे दिए, भैया ठीक है हम पुस्तकालय चला रहे हैं, इसमें आप क्या करोगे, पहला दिन का किराया जो है ना वो आप 5 रुपए फिक्स कर दे रहे हो। 5 रुपए आप कोई सा किताब लीजिएगा, पहला दिन आपको 5 रुपए किताब का देना पड़ेगा। उसके बाद जितना दिन आप किताब रखोगे, नंबर ऑफ जितना भी दिन आप अतिरिक्त डे, जितना भी दिन आप किताब रख रहे हो, अतिरिक्त दिन जितना भी दिन आप किताब रख रहे हो उस पर हर दिन पे पर डे पे कितना रुपए देना पड़ेगा, 3 रुपए देना पड़ेगा। सोचो तो अगर आपके विक्की भैया, ठीक है, ये आपके विक्की भैया जो है यहाँ आए और किताब ले रहे हैं आपसे, कितने दिन के लिए, 10 दिन के लिए किताब ले रहे हैं। हम जो है ना 10 दिन के लिए किताब लेंगे तो आप क्या बोलोगे, कितना रुपए हम आपको पेड करेंगे? तुरंत बोलोगे भैया 10 दिन को 2 पार्ट में बांटिए, ठीक है। जो पहला दिन होगा ना, फर्स्ट डे जो होगा, उस फर्स्ट डे पे आपको अलग किराया देना होगा, पहला दिन आपको अलग किराया देना होगा, ठीक है। जो हम लोग का फर्स्ट डे हुआ ना उस पर हमको अलग किराया 5 रुपए देना होगा, ठीक है, 5 रुपए दे दिए। फिर बचा हुआ जो 9 दिन है, जो 9 डेज जो बचा हुआ है उस पर हमको अलग किराया देना होगा। हर एक दिन पे 3 रुपए, तो 9 डे पे 9 गुना 3 कितना हो जाएगा भैया, 27 + 5 मेरा 32 रुपए हो गया। टोटल कितना हो गया, टोटल 32 रुपए हो गया। एक बार आप मन में ही प्रयास करोगे, अगर हम जो है 8 दिन के लिए ये किताब ले रहे हैं आपके पुस्तकालय से, तो बताओगे हमें कितने रुपए पेड करने होंगे। तो तुरंत आपके मन में ये ख्याल चल रहा होगा, भैया इसका जवाब हम दे सकते हैं। एक बार प्रयास करोगे, मन में प्रयास करोगे इसका जवाब देने का। 8 दिन के लिए आप किताब ले रहे, मैं किताब ले रहा हूं, आप क्या बोलोगे, भैया पहला दिन आपको 5 रुपए लगेंगे। उसके बाद जो है, उसके बाद 8 दिन ना, 8 दिन में पहला दिन का तो आपको किराया लग चुका है, बच कितना दिन गया, बच गया 7 दिन। 7 दिन का अलग से किराया लगेगा। 7 दिन का कितना किराया लगेगा, 7 या 21 रुपए किराया लगेगा। ये बातें समझ में आ रही है?
अर्थात हम आपको 26 रुपए पेड करेंगे। एक लास्ट बार सवाल पूछे, ये लास्ट प्रश्न होने वाला है, ये आपको खुद बताना है। अगर हम जो है 6 दिन के लिए 6 डे के लिए आपके लाइब्रेरी आते हैं और एक किताब लेते हैं, बताओगे हम कितने रुपए पेड करेंगे? आपको हम 30 सेकेंड का समय दे रहे हैं। भैया ठीक है, 30 सेकेंड बहुत ज्यादा हो गया, 10 सेकेंड का बताओगे कितना रुपए पेड करेंगे? मन में सोचोगे सोचोगे सोचोगे, सोचना है, बस सोचना ही तो है, और क्या करना है। इतना आसान आसान सा प्रश्न है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? समय समाप्त। देखो यहाँ पर, यहाँ 6 डेज है ना? हाँ भैया 6 डेज है। इसमें पहले दिन का किराया 5 रुपए लग चुका है, हाँ जी। फिर उसके बाद जो बचा हुआ दिन है 5 डेज, उस पर अलग से किराया लगेगा आपका। तो हर एक दिन का किराया 3 रुपया है ना, तो 5 दिन का किराया कितना हो गया? 15 रुपए हो गया। अर्थात टोटल हम आपको 20 रुपए पेड करेंगे। बातें समझ में आ रही? बिल्कुल आपको समझ में आ रहा। सेम वही चीज यहाँ पर पूछा गया है, सेम वही चीज है, सेम वही चीज है। अब यहाँ देखो, अब ध्यान से अपने प्रश्नों को पढ़ते हैं। एक बार फिर से मेरे साथ प्रश्न पढ़ोगे। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम दिनों का एक नियत किराया है। हमें नहीं पता है नियत किराया क्या है, चलो आगे पढ़ते हैं। तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। अतिरिक्त दिन का कितना किराया हमें नहीं पता, कितना किराया है, अब आगे देखेंगे। सरिता जो है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तकें रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। ये मान लो सरिता है, ऊपर बनाएंगे सरिता, सरिता, ये है सरिता, सरिता, ये सरिता है, ठीक है, सरिता है, ये सरिता है, ठीक है। ये सरिता कैसा इमेज है, कोई बात नहीं। सरिता जो है, सरिता कितना दिन रख रही है? 7 दिन के लिए, 7 डेज के लिए जो है किताब को रख रही है अपने पास। अच्छी बात है। तो इस पर जो है पहला दिन का अलग किराया लगेगा। उसके बाद बचा हुआ जो 6 दिन है उस पर अपना इसका अलग किराया लगेगा ना। पहला दिन फर्स्ट डे जो होगा उस पर अलग किराया लगेगा, और जो बच गया 6 डेज है उस पर अलग किराया लगेगा। हाँ भैया बिल्कुल सही कर रहे हैं। सरिता का तो ये हो गया। सरिता टोटल जो है कितना रुपए पेड करती है? सरिता टोटल जो है कितना रुपए? 27 रुपए पेड करती है, 27 रुपए पेड करती है। एक बार फिर से हम प्रश्न को पढ़ेंगे। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। अर्थात सरिता जो है, ये अच्छा फिगर बनाना, अच्छा हटा, अच्छा फिगर बनाओ, अच्छा नहीं लग रहा है ना। अरे क्या बना दिए, कोई नहीं, ये सरिता है। ये कौन है? ये सरिता है, ये सरिता है। सरिता जो है 7 दिन के लिए एक किताब लेती है। उसमें पहले दिन का अलग चार्ज लगेगा, और अलग जो बचा हुआ दिन है उस पर अलग अलग चार्ज लगेगा। टोटल 27 रुपए सरिता जो है पुस्तकालय में पेड करती है। उसके आगे बोला जा रहा है सुसी नाम की भी कोई लड़की है। ये सुसी है, ये क्या है? ये सुसी है, ये सुसी नाम की कोई लड़की है, ठीक है, सुसी है। ये सुसी क्या करती है? सुसी भी किताब परचेज करती है। ये 5 दिन के लिए किताब लेती है। कितना रुपए अदा करती है? 21 रुपए अदा करती है। ये जो है 5 दिन के लिए किताब लेती है, और ये आपका 21 रुपए अदा कर रही है। अच्छा भैया ठीक है, तो बताना है नियत किराया कितना होगा। अर्थात जो आपका पहला दिन का जो नियत किराया है, इसको हम लोग मानेंगे नियत किराया। नियत किराया कितना होगा ये आपको बताना है। फिर बोला जा रहा है प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना होगा। ये आपका प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया है। ये आपका प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया है, ठीक है। ओके भैया ठीक है, समझ में आ गया। ये आपको बताना है, और हम आपको बताते आ रहे हैं। क्या बताते हुए आ रहे हैं? जो चीज आपको ज्ञात करने के लिए कहेगा उसी को हम लोग x और y मानते हैं। यहाँ पर नियत किराया को हम लोग x मान लिए, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया को y मान लिए। चलो मेरे साथ फिर से आप इमेजिन करोगे, इमेजिन करना, शांत हो जाओ, इमेजिन करो। एक पुस्तकालय था, इमेजिन करो, इमेजिन। हम कोई पुस्तक किसी को दे रहे हैं, पुस्तक है कहाँ? लो ये पुस्तक है। हम किसी को ये पुस्तक दे रहे हैं, लीजिए पुस्तक। इस पर जो है पहला दिन का चार्ज लेंगे x रुपया। उसके बाद जितना दिन आप इसको रखिएगा उस पर हर एक दिन का चार्ज लेंगे y रुपया। फिर से कल्पना करो, कल्पना नहीं हो रहा है आपका, कल्पना करो, हम बोल रहे हैं बार बार। ये किताब है, किताब हम आपको दे रहे हैं, ध्यान से, किताब हम आपको दे रहे हैं। पहला दिन का किराया x रुपया। उसके बाद जितना दिन आप किताब अपने पास रखोगे उस पर y रुपया लगेगा, ठीक है। सरिता आपको 7 दिन के लिए ये किताब दी है, जिसमें से पहले दिन पर आपको x रुपये देना पड़ेगा। बचा हुआ 6 दिन जो है उस पर y रुपया देना होगा।
पहला दिन पर आपको x रुपए देना होगा, ठीक है। जो बचा हुआ 6 रुपया, जो बचा हुआ 6 दिन है उस पर आपको जो है 6 गुना y रुपए देना होगा। फिर से समझो, आप हो सरिता, हम आपको 7 दिन के लिए ये किताब दे रहे हैं। पहले दिन पर कितना किराया देना है, x रुपया, और जो बचा हुआ दिन है उस पर हर एक दिन आपको y रुपया देना है, ठीक है। फिर से बोल रहे हैं, कल्पना करो आपका दिमाग नहीं चल रहा है, हम फिर से बोल रहे हैं। आपको 7 दिन के लिए ये किताब दी है, 7 दिन, 7 दिन, ध्यान में, 7 दिन किताब दी है आपको, 7 दिन किताब दी है, जिसमें पहले दिन आपसे x रुपए ले लिए, रख लिए। बचा हुआ 6 दिन, हर एक दिन y रुपया ले रहे हैं ना, तो 6 दिन 6 y रुपया आपसे लेंगे, 6 गुना y, 6 y रुपया लेंगे। बिल्कुल से ये बात समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया। अब देखो, अगर आप सुशी हो, कल्पना सुशी हो आप, सुशी, ठीक, आप सुशी हो, आप जो है, आपको हम 5 दिन के लिए ये किताब दे रहे हैं। कितने दिन के लिए? आपको ये हम 5 दिन के लिए किताब दे रहे हैं, 5 दिन, 5 दिन, 5 दिन, 5 दिन के लिए किताब दे रहे हैं। भैया 5 दिन के लिए किताब दे रहे हैं, फिर से दिमाग मत भटकाओ, 5 दिन के लिए ये किताब दे रहे हैं। पहला दिन आपसे x रुपया ले लिए, बचा हुआ 4 दिन, 4 दिन पे हर एक दिन y रुपया, तो 4 दिन में 4 y रुपया। पहला दिन आपसे हम कितना लिए? बोलोगे भैया पहला दिन हम आपको x रुपया दिए, क्योंकि आप फिक्स करके रखे हुए हैं, और बचा हुआ 4 दिन है ना, जो बचा हुआ 4 डेज है, उस पर हम आपको 4 y रुपया दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बातें समझ में आ गई, ये बातें समझ में आ गई। अभी आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम सब जगह रुपया को मिटा रहे हैं, ठीक, कंफ्यूजन नहीं होने के कारण, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मिटा रहे हैं। ओके, समझ में आ गया? फिर से समझोगे, एक लास्ट बार समझा रहे हैं, बार बार नहीं समझाएंगे जब तक आप नहीं समझोगे, लेकिन मुझे लग रहा है आप समझ गए हो, ठीक है। पहला दिन किराया कितना है? x रुपया। उसके बाद जितना दिन आप रखिएगा उस पर आपको y रुपए पेड करने होंगे, ठीक है। यहाँ पर ये सरिता जो है पहला दिन x रुपया पेड कर, ध्यान समझो, सरिता जो है 7 दिन के लिए किताब ली, इस 7 दिन में पहला दिन x रुपया दी, बचा हुआ 6 दिन में 6 y रुपया दे दी। टोटल बोला जा रहा है 27 रुपया आपको मिल रहा है, 27 रुपया। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं, इस दोनों को जोड़ेंगे 27 रुपया के बराबर हो जाएगा, x प्लस 6y इक्वल टू 27 हो जाएगा। यह आपका पहला इक्वेशन हो गया। यहां से बोल सकते हैं सुशी को जो हम लोग 5 दिन के लिए किताब दे रहे हैं, उसमें पहले दिन का x रुपया और टोटल 4 दिन का 4y रुपया लग रहा है, तो टोटल रुपए 21 रुपए है। तो इसको हम लोग इक्वेशन में बोल सकते हैं x प्लस 4y इक्वल टू 21, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या समस्या है भैया जी? यहाँ तक तो बन जा रहा है लेकिन आगे नहीं बन रहा है, आगे करना क्या है? देखो, इसके आगे बनाओगे कैसे? आप पहले खुद से प्रयास करोगे, ठीक है। कैसे क्या करना है सुनोगे मेरी बातों को, सिर्फ सुनना, और क्या करना है। स्टार्टिंग करोगे, लिखोगे माना कि नियत किराया बराबर x रुपया, फिर लिखोगे प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y रुपया। इतना लिख सकते हो, बिल्कुल लिख लोगे। फिर आपको नीचे लिखना है प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से लिखोगे। फिर आप बनाओगे, वहां से क्या बनाओगे? टोटल 27 रुपया पेड कर दी है ना, ठीक है। तो सिंपल सा करना है, यहां से ध्यान से समझोगे कैसे क्या करना, ध्यान से समझना है। 27 रुपया कब होता है? जब वो 7 दिन के लिए किताब को अपने पास रखती है। 7 दिन के लिए ना, 7 दिन में पहले दिन x रुपया, बचा हुआ 6 दिन में 6 y रुपया, तो x प्लस 6 y इक्वल टू 27 हो जाएगा। x प्लस 6 y इक्वल टू 27 हो जाएगा। सिंपल था, प्रश्न से x प्लस 6 y इक्वल टू 27, ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। उसके बाद सुशी के लिए एक इक्वेशन और बनाएंगे। 21 रुपया सुशी अदा कर रही है ना, 21 रुपया आप किसके बराबर करेंगे? 5 दिन, तो x प्लस 4y इक्वल टू 21। यहाँ पर 2 इक्वेशन आपके पास आ जाएगा। दोनों इक्वेशन को विलोपन विधि चल रहा है ना, विलोपन विधि से सॉल्व करोगे और बन जाएगा। आप बनाओगे, हम आपको जो है यहाँ से 15 से 20 सेकेंड 15 से 15 सेकेंड का समय देते हैं। 15 सेकेंड में नहीं बनेगा, लेकिन वीडियो रोको, हम रोक रहे हैं 15 सेकेंड, ठीक है। जल्दी बनाओगे आप, वीडियो रोकिए, आप खुद से बनाइए, जहां तक बोले वहां तक नहीं, पूरा सॉल्व कर लेना। हो गया? वीडियो रोको, काम नहीं चलने वाला, छापा छप्पी यहां काम नहीं चलेगा, छापने वाला काम नहीं, बिल्कुल नहीं। हो गया? हुआ? हो गया होगा। देखो यहाँ पे
हम पूरा उम्मीद कर रहे हैं, आपसे उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं कि आप बनाए होंगे, खुद से बनाए होंगे, जैसे बोले वैसे बनाए होंगे। ठीक है, अब मिलाओ, क्या आप सही बनाए हो या नहीं बना, मिलाना है आपको। देखो यार, मानेंगे नियत किराया को x रुपया। 5वां नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से समझोगे। सॉल्यूशन, हल देखते हैं। माना कि नियत किराया कितना है, x रुपए। माना कि नियत किराया x रुपया हो गया। फिर क्या है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया। प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना हो गया, y रुपए हो गया। ओके भैया, ठीक है, y रुपए हो गया। अगेन फिर क्या करना है, यहां लिखना है प्रश्नानुसार क्या करोगे भैया। सरिता जो है ना 27 रुपए पेड कर रही है। सरिता 27 रुपए पेड कर रही है, कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए। 7 दिन के 27 रुपए पेड कर रही है। तो हम क्या करेंगे, 7 दिन ना, तो पहला दिन x रुपया, बचा हुआ 6 दिन 6 y रुपया। ये हम लोग का पहला इक्वेशन हो गया। ओके भैया, ठीक है। अगेन फिर क्या कर रहा है, फिर पुनः क्या हो रहा है, ये सुशी जो है 21 रुपए अदा कर रही है। 21 रुपए ना, हाँ 21 रुपए। कितने दिन के लिए, 5 दिन के लिए ना। तो पहला दिन x रुपया, बचा हुआ 4 दिन 4y रुपया। ये आपका सुशी का भी हो गया। अब आराम से हम लोग इसको विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हैं। विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करोगे ये हम बताएंगे, बिल्कुल नहीं बताएंगे। क्या करना है, इक्वेशन 2 में हम लोग घटा देंगे इक्वेशन फर्स्ट को। भैया ये क्या कर रहे हैं, क्या हम लोग फर्स्ट में 2 नहीं घटा सकते, लो ना, क्या दिक्कत है, फर्स्ट में ही 2 घटा। आपकी इच्छा, जिसमें आपको जो घटाना है, लेकिन ध्यान में रखना कोई एक टर्म कटना चाहिए। हम देख रहे हैं यहाँ x और x सेम था, इसलिए हम लोग डायरेक्ट घटा रहे हैं, और दोनों का सेम चिन्ह था इसलिए घटा रहे हैं। अगर अलग अलग चिन्ह रहता तो जोड़ते, ऐसा हम सिखा चुके हैं आपको। आराम से इक्वेशन फर्स्ट को लेंगे, x + 6y = 27। ये आप खुद से करोगे। हम ये क्या कर रहे हैं, ये बना रहे हैं, बिल्कुल नहीं बनाएंगे हम तो बनाते ही नहीं है। हाँ, ये आप क्या कर रहे हो, जल्दी बनाओगे, y का मान 3 निकल गया, हम बना दिए। अब आगे सॉल्व नहीं करेंगे, आप y का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करके x का मान निकालोगे। यहाँ लिखोगे अतः क्या, नियत किराया बराबर x रुपया बराबर यहाँ पर जो भी x का वैल्यू निकला वो आप लिख लोगे। अगेन फिर प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y रुपया, y का वैल्यू जो भी निकला होगा यहाँ पर आप लिख लोगे। आराम से आपका बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अगेन हम लोग अब चलेंगे वज्र गुणन विधि के ऊपर। अब यहाँ से थोड़ा सा, मुझे पता है यहाँ पर आपको इस प्रश्न को करने में थोड़ा तकलीफ हुआ होगा, लेकिन हम पूरा प्रयास किए हैं कि आपको हर एक चीज बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ नीचे कट रहा है क्या, नहीं, ठीक दिख रहा है, दिक्कत नहीं हो रहा होगा। हम लोग का 3.4 कंप्लीट हुआ। हम इस पर जो है आपको डेली क्वेश्चन आंसर में कुछ क्वेश्चन जो कि आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बेहतर, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको हम लिखवा दें, मतलब बता देंगे कौन कौन सा आपको डेली क्वेश्चन आंसर में ऐड करना है। सुन लो ना, समझ लो ध्यान पूर्वक। हम लोग डेली को कुछ करे या ना करे, आपको सिर्फ डेली क्वेश्चन आंसर, इस पर डेली आपको प्रश्न बनाना ही बनाना, चाहे हम बोले या ना बोले। अगर ऐसा आप करोगे ना, भैया पर विश्वास रखो, भैया कभी भी यूं ही कुछ नहीं कहते। ठीक है, कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, इस बात को समझ के चलना। हमको 95+ चाहिए। इसके लिए हम लोग जितना मेहनत करेंगे उतना मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूँ, और आपको भी तैयार होना होगा। बस आपको मन में ये डिसाइड कर लेना है। हम बार बार बोल रहे हैं ना, बार इस चीज को आपको मन में बस इतना ही डिसाइड रखना है। हर एक महीने में 30 डेज एवरेज हम लोग मान के चलते हैं, आपको कम से कम 20 क्लास कंप्लीट करना है। क्या आप इस महीने 20 क्लास कंप्लीट किए हो? भैया टोटल मिला के 20 क्लास ना हुआ है, तो आप बोल रहे हैं इस महीने में 20 क्लास कंप्लीट किए हो। अपने आप को थोड़ा सा सुधारो। अब हमें ऐसा लग रहा है आप सिर्फ और सिर्फ मैथ ही पढ़ना चाहते हो, तो कोई बात नहीं, हमें कोई थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि हाँ, आपको अदर सब्जेक्ट हम नहीं पढ़ा पाएंगे अगर आप इस तरह से पढ़ाई करोगे तो। ठीक है, अपने पढ़ाई को थोड़ा इंक्रीज, थोड़ा स्पीड लाओ, अपने अंदर थोड़ा स्पीड लाओ। स्पीड बार बार बोल रहे हैं। बैटरी चेंज करना होगा क्या? बैटरी चेंज कर लेते हैं, पहले बैटरी चेंज कर लेते हैं। बैटरी डाउन हो रहा है, रुकोगे थोड़ा सा, बैटरी चेंज करने दो।
हम लोग जो है ना वज्र गुणन विधि अर्थात क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये पढ़ेंगे। ओके, इससे पहले हम लोग कौन कौन सा मेथड पढ़ चुके हैं तनिक इस पर हम लोग बातें करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग पढ़े थे प्रतिस्थापन विधि। जब भी हम लोग प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं तो आपके मन में ये जरूर आता होगा, भैया सुनिए ना, इस प्रतिस्थापन विधि में अगर हम लोग को कोई इक्वेशन, दो इक्वेशन हमको दिया हुआ हो, कोई भी दो इक्वेशन हमको अगर प्रतिस्थापन विधि में दिया हुआ हो, उस कंडीशन में कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल सा प्रतिस्थापन विधि के लिए आपको दो स्टेप ध्यान में रखना होता है। इसमें से पहला स्टेप क्या है, ये पहला स्टेप आप अपनी इच्छा से कर सकते हो। मतलब पहले स्टेप में या तो आप इक्वेशन फर्स्ट को या फिर आप इक्वेशन सेकंड को लोगे, आप स्वतंत्र हो, या तो आप इक्वेशन फर्स्ट ले लो या फिर आप इक्वेशन सेकंड ले लो, आपकी इच्छा। अगर आप यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट लेते हो तो इक्वेशन फर्स्ट से, हाँ जी, इक्वेशन फर्स्ट से या तो आप x का मान अकेला करोगे। सुन लो, मैं फिर से बोलता हूँ आपको, प्रतिस्थापन विधि में या तो आपको इक्वेशन फर्स्ट लेना है या फिर आपको जो है इक्वेशन सेकंड लेना है। अगर आप इक्वेशन फर्स्ट ले रहे हो या तो आप x का मान अकेला करोगे या फिर आप y का मान अकेला करोगे। सपोज हम इक्वेशन फर्स्ट लिए, उस फर्स्ट में से हम लोग x का वैल्यू अकेला कर लिए। बस यही एक आपका स्टेप है जो आप अपनी इच्छा से लोगे, उसके बाद आप बन जाते हो। ठीक है, मतलब फिर इसके बाद अगर आप इक्वेशन फर्स्ट ले चुके हो तो आपको इक्वेशन सेकंड लेना होता था। याद आ रहा है, काफी कुछ का बेहतर तरीके से हम लोग सीखे हैं। फिर इक्वेशन सेकंड को लेंगे, फिर इक्वेशन सेकंड से इस x के वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो हम लोग का y का वैल्यू निकल जाएगा। फिर y का वैल्यू जो निकला उसको हम लोग या तो फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, किसी में पुट करेंगे, हम लोग का फिर से x का वैल्यू निकल जाएगा। ये सब कुछ हम लोग बेहतर तरीके से सीखे, प्रतिस्थापन विधि क्या होता है क्या नहीं होता। इसके बाद हम लोग विलोपन विधि सीखे थे। विलोपन विधि बहुत आसान था। ठीक है, विलोपन विधि में क्या करते थे हम लोग, अगर हम लोग को दो इक्वेशन दिया हुआ है जैसे कि 2x + 3y = 5, अगेन 2x + 4y = 10, इसमें हम लोग करते थे क्या कि इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड में, ये दोनों इक्वेशन में या तो x वाला सेम हो जाए या तो y वाला सेम हो जाए। अगर सेम होगा तो हम लोग घटा देंगे, जैसे ही घटाएंगे ये कट जाएगा, आपको पता होगा। तो यहाँ से हम लोग का y का वैल्यू निकल जाएगा। फिर y के वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम लोग का x का वैल्यू निकल जाएगा। विलोपन विधि भी हम लोग सीख चुके थे। अब हम लोग का यहाँ से आता है प्रतिस्थापन, विलोपन। अब हम लोग वज्र गुणन विधि सीखने वाले। कौन सा विधि? वज्र गुणन विधि। भैया वज्र गुणन विधि, अब तो बहुत आनंद आने वाला। बिल्कुल, बस ये सीखेंगे, हम लोग काम समाप्त यहाँ पर। अब वज्र गुणन विधि सीखने से पहले एक विधि और हम लोग सीखे थे, ग्राफी विधि। वो ध्यान में रखो, ग्राफ ड्रॉ करते थे, जहां पर दोनों ग्राफ क्रॉस करेगा जिस पॉइंट पर, वो हम लोग का सॉल्यूशन होता था। ये आपको पता होना चाहिए। अगेन वज्र गुणन विधि, भैया 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 वज्र गुणन विधि जिसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं, इसमें क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा ये तुरंत हम लोग सीख जाते हैं। ठीक है, बस आप शांत रहोगे और सारा ध्यान यहाँ पर लगा के रखोगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब कुछ अभी तुरंत आप सीख जाओगे। वज्र गुणन विधि में अगर आपको कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो आपको पहला चीज जो आपको दिमाग में रखना है वज्र गुणन विधि में, जैसे मान लो यहाँ पर दे दिए 2x + 5 = 7, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि काफी ज्यादा स्टूडेंट जो है ना, काफी लोग इसको भूल जाते हैं। आपको नहीं भूलना है। जैसे 2x + 5 = 7 दिया हुआ है और 9x + 8y = 1 दिया हुआ है। आपको वज्र गुणन विधि में पूरा प्रयास करना है, सारे टर्म को बराबर के एक ही तरफ रखना है। ठीक है, सारे टर्म को, फिर से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर देखो बराबर के इस तरफ आपका 7 है और 1 है। नहीं नहीं नहीं, बराबर के सबको एक ही तरफ रखना है, अर्थात सबको आपको बाएं तरफ ही रखना है। पहली बात ध्यान में रखना, वज्र गुणन विधि में सबको आप एक तरफ रखना है, एक तरफ ही रखोगे। ये अभी 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 अपने मन में ये बात को बैठा लो। जब भी आप वज्र गुणन विधि, इस विधि से किसी भी सवाल को सॉल्व करोगे, सारे टर्म को बराबर के एक तरफ रखोगे। बातें समझ में आ गई? बिल्कुल।
अर्थात यहाँ पर हम देख रहे हैं बराबर के इस साइड जो है 7 है और 1 है, सबको हम लोग पहले बराबर के एक तरफ लेके आएंगे। ठीक है, तो लिखते हैं अगेन, हम लोग इक्वेशन लिखेंगे 2x प्लस 5y, इस 7 को बराबर के एक तरफ लाएंगे तो मेरा -7 हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रहा है। अगेन फिर इस 1 को बराबर के इधर लाएंगे, यहाँ पर पहले से 9x है प्लस 8y है, फिर -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये पहला चीज समझ में आ गया। क्या करना है, सबको आपको एक तरफ लिखना है, पहला चीज क्लियर। बिल्कुल, फिर सेकेंड आपको जो करना होगा वो क्या करना होगा, भैया 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 क्या करना होगा बताइए ना। आपको कुछ ढूंढना होगा कि हमारे इक्वेशन में a1 क्या है, a2 क्या है, b1 क्या है, b2 क्या है, c1 क्या है, c2 क्या। अगर ये ढूंढ लोगे ना सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। अर्थात इस इक्वेशन में आपको ढूंढना पड़ेगा, इस इक्वेशन में आपको ढूंढना पड़ेगा आपका a1 क्या है। लेकिन एक काम करना, अच्छा पहले ढूंढ लो a1 क्या है, a2 क्या है, b1 क्या है, b2 क्या है, ये आप ढूंढोगे। फिर c1 क्या है, c2 क्या है। अगर ये ढूंढ लोगे ना बस यहीं पर प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। एक और प्रयास करो तो हम रुके हुए हैं। क्या आप जान सकते हो इस पूरे इक्वेशन में a1 b1 c1 क्या है, a2 b2 c2। एक बार हम आपको हिंट्स देते हैं। स्टार्टिंग का जो ये पहला इक्वेशन है, हाँ, इसमें x का जो भी गुणांक होगा, कोफिशिएंट होगा, ये हमारा a1 हुआ। यहाँ पर y का जो भी गुणांक होगा इसको हम लोग b1 कहेंगे, ये मेरा c1 हुआ। बातें समझ में आ गई, a1 b1 c1, यहाँ पर ये a2 b2 c2। एक बार आप लिखोगे तो लिख लियोगे, बिल्कुल आप लिख लियोगे। देखो यहाँ पर a1 क्या है, यहाँ पर 2 है, b1 क्या है 5 है, अगेन c1 क्या है -7 है, ये ध्यान में रखियो। ओके बिल्कुल, यहाँ a2 क्या है 9 है, b2 क्या है 8 है, यहाँ पर c2 क्या है -1 है। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी होती है। ओके ना, बस इस प्रकार आपको लिख लेना है। जैसे यहाँ पर लिख लोगे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। देख लो कैसे क्या करते। ठीक है, पहले एक लॉन्ग मेथड बताएंगे आपको, फिर आपको शॉर्ट तरीका बताने वाले हैं। कि पहले बता दे शॉर्ट मेथड, नहीं, पहले लॉन्ग मेथड। सिंपल सा वज्र गुणन विधि से फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होता है। पहले हम लोग लॉन्ग मेथड यूज कर रहे हैं, फिर आपको शॉर्ट तरीका बताने वाले हैं, घबराना नहीं है आपको। हम लोग वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से क्या था, एक मेरा बहुत प्यारा सा फॉर्मूला था। फॉर्मूला ध्यान में रखोगे, x बटे यहाँ पर कुछ लिखने वाले हैं इक्वल टू y बटे यहाँ पर कुछ लिखने वाले हैं इक्वल टू 1 बटे यहाँ पर कुछ लिखने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा उसके खोज में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सुन लो, x वाले टर्म में हम लोग b से स्टार्ट करेंगे, ये टर्म को लिख, मतलब समझो ध्यान से, हम लोग क्या करेंगे b1 c2, फिर घटाएंगे b2 c1 को, मतलब x के नीचे लिखने वाले हैं b1 c2 माइनस b2 c1। थोड़ा टफ लग रहा होगा फॉर्मूला देख करके, लेकिन इतना यकीन मानना बहुत आसान है, बहुत आसान होने वाला। देखो ना कितना प्यारा फॉर्मूला है। x बोला गया है, x के नीचे क्या लेना है, भैया हम लोग b से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बिक्की भैया के नाम में भी b ही आता है, तो b से स्टार्ट करना है। भैया आपके नाम में तो v आता है, ये b कहाँ से आ गया, मान लो ना। ठीक है, तो आपको b से ही स्टार्ट करना इस फॉर्मूले में। वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसमें आपको b से स्टार्ट करना है। ये बातें ध्यान में रखनी है। तो हम लोग x के नीचे में b1 c2 स्टार्ट किए, b1 c2, फिर माइनस करेंगे b2 c1। ये बातें समझ में आ गई। ओके भैया इसके बाद भी कुछ लिखना होगा क्या, बिल्कुल लिखना होगा। आप ऐसा लिखो, b c हो गया ना, फिर यहाँ a ले लो, a1 a2, फिर उसके बाद b1 b2। फॉर्मूला याद करने के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा। ओके, ये टर्म इसका काम हो गया, हाँ भैया इसका काम हो चुका है। फिर अगले पड़ाव की तरफ हम लोग चलेंगे। y के नीचे क्या लिखेंगे, भैया c1 का a2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, अर्थात c1 a2 हो जाएगा, फिर माइनस का माइनस, फिर इस c2 का मल्टीप्लाई a1 के साथ करेंगे, हम लोग का c2 a1 हो जाएगा।
थोड़ा देर अपने आप को शांत रखोगे, जब आसान तरीका सिखाएंगे ना ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी इस तरीके को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगेन फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर a1 का मल्टीप्लाई b2 के साथ करेंगे तो हम लोग का a1 b2 हो गया। हाँ, फिर इस a2 का मल्टीप्लाई b1 के साथ तो यहाँ पर a2 b1 हो गया। ये छोटी सी बात है, पहले इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लो। आप तो जल्दी लिखो इसको, तो जल्दी से लिखो। मुझे पता है यहाँ पर ये वज्र गुणन विधि जो हम लोग यहाँ पर लिखे हैं ना, ये आपके सामने पहली बार आया होगा और आपको अंदर से झंझोर करके रख देगा, भैया ये क्या हो रहा है मेरे सर, ये कहाँ से फॉर्मूला आ गया। हाँ, हम तो सोच रहे थे वज्र गुणन विधि तो आसान रहेगा, लेकिन ये वज्र की तरह चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे सब कुछ समझ में आएगा, एक बार अपने भाई पर यकीन करना सीखो। ओके चलो जल्दी से इसको लिख लो। मैं इसको फॉर्मूले को याद नहीं करने, मतलब मैं ऐसा नहीं कहूंगा फॉर्मूले को याद करो वरना रटते रहोगे। हाँ, x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y बटे c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। तो हो गया मैथ से वहीं पर आप, मुझे मैथ नहीं चाहिए ऐसा आपके मन में विचार आएगा, लेकिन नहीं, आपको रटना ही नहीं है। ठीक है, रटना ही नहीं है तो कैसे याद करेंगे, वो सारी बातें सीखना है। हम लोग क्या करें, जो ये हम वेयर लिखते हैं ना, वेयर, तो हम लोग सब कुछ लिखेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग जो है ना यहीं पर फॉर्मूला बनाना स्टार्ट करेंगे। b1 c2 मतलब इसको देखते हुए हम लोग को फॉर्मूला लिखना है। स्टार्टिंग b से करना है, b1 c2 माइनस b2 c1 c1 a2 माइनस c2 a1 a1 b2 माइनस a2 b1। यहाँ से फॉर्मूला दे करके आपको लिखना, लिख लोगे डन 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 बोलो हाँ भैया ठीक है, बिल्कुल सही। अब देखो कैसे क्या करना है वो समझना है, क्या करना है क्या नहीं करना है वो समझोगे, ठीक है, वो समझना है। a2 क्या है, 9 है, b1 क्या है, 5 है। हाँ भैया, फिर b2 क्या है, b2 8 है, यहाँ -7 था, हाँ यहाँ -1 था, हाँ यहाँ 5 था, हाँ यहाँ 8 था। हाँ अब देखो हम लोग क्या किए, अब हम लोग एक आगे इक्वेशन लिखेंगे अच्छा एक काम कर सकते हो आप, अभी हम थोड़ा डायरेक्ट करें, बिल्कुल डायरेक्ट करेंगे। देखो यहाँ पर तो x बटे डायरेक्ट नहीं करते हैं, पहले एक लाइन एक स्टेप और लिखते हैं, ध्यान से समझना। हम लोग क्या कहें, x बटे क्या करना होगा भैया, b1 का वैल्यू क्या है, 5 है, यहाँ b1 की जगह हम लोग 5 लिखेंगे। गुना करते हैं, c2 का वैल्यू क्या है भैया, c2 का वैल्यू -1 है, तो गुना -1 कर दिए। कोई दिक्कत, इसको फिर घेर देना इस प्रकार। समझ में आ गया, हाँ भैया समझ में आ गया। अगेन b2 c1, b2 का वैल्यू क्या है 8, c1 का वैल्यू -7, 8 मल्टीप्लाई -7। एक बार प्रयास करोगे आप इस सब का वैल्यू पुट करने का, फिर नीचे मल्टीप्लाई करोगे कि 5 गुना -1 -5 होता है, फिर माइनस का माइनस 8 मल्टीप्लाई -7 -56 होता है, फिर माइनस वहाँ प्लस हो जाएगा। एक बार प्रयास करो तो कैलकुलेशन खुद से करने का, इस सब का वैल्यू खुद से पुट करो आप जल्दी से। C1 का वैल्यू पुट करोगे, A2 का वैल्यू पुट करोगे, अगेन C2 का वैल्यू पुट कर सकते हो ना, सिंपल सा। यहाँ पर ऊपर y था, नीचे में आपको वैल्यू पुट कर, बस एक ही लाइन लिखो आप जल्दी से। यहाँ C1 का वैल्यू, A2 का वैल्यू, C2 का वैल्यू जल्दी से पुट करोगे आप, हल्दी पुट करो, अपने दिमाग को यहाँ पर लगाना है आपको, जल्दी पुट करोगे। उम्मीद करते हैं बन गया होगा। टाइम हम लगा चुके हैं, हम आपको बोले वीडियो रोको और खुद से बनाने का प्रयास करो। बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। C1 क्या है, -7 है, -7 मल्टीप्लाई A2 क्या है, 9 है, ठीक है। अगेन माइनस का माइनस, C2 क्या है, -1 है, A1 क्या है, A1 2 है, ठीक है। अगेन A1 क्या है, 2 है, B2 क्या है, B2 8 है, माइनस का माइनस A2 क्या है, 9 है, B1 क्या है, 5 है। ओके, बस बन गया। अब आराम से क्या करना है आपको, पहले सबको सॉल्व करेंगे, इसको पूरा सॉल्व करना है आपको। जगह कहाँ है, जगह ही तो नहीं है। अब क्या किया जाए, इसको मिटा दे, नहीं, क्या करें। एक काम करते हैं, बगल में सॉल्व करते हैं भैया, यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, देखते हैं। यहाँ देखो 5 गुना -1 -5 हुआ, हाँ भैया यहाँ -5 हुआ, यहाँ माइनस पहले से था। 8 गुना -7 कितना होगा भैया, -56 होगा, बिल्कुल। अर्थात इसको यहीं पर सॉल्व करेंगे हम लोग। उम्मीद करते हैं ये सॉल्व आप खुद से किए होंगे, इसको खुद से सॉल्व करना है।
यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करके लिखोगे माइनस का माइनस, इसका मल्टीप्लाई करके आप लिखोगे -56 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस और माइनस मिल के प्लस में कन्वर्ट होता है, ये सब कुछ सिखाए हुए हैं आपको। तो यहाँ -5 होगा, फिर यहाँ माइनस माइनस आपका प्लस में कन्वर्ट हो गया, ये 56 का 56 हुआ। ये सॉल्व जब करेंगे ना, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा भैया 51 हो जाएगा, अर्थात नीचे में आपका 51 निकल गया, अर्थात x/51 हो गया, इक्वल टू का इक्वल टू। बातें समझ में आ रही? अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व आपको खुद से करना है, हम बार बार बोल रहे हैं, सॉल्व आप खुद से करोगे। यहाँ देखो, अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। यहाँ पर उम्मीद करते हैं कैसे बना रहे होगे आप, सिंपल सा इसका मल्टीप्लाई करके एक स्टेप आप लिखोगे, फिर घटा के स्टेप लिखोगे, आपका ये स्टेप आने वाला है। ठीक है, यहाँ देखो, समझो, जानो, पहचानो क्या करना है क्या नहीं करना है। 9 और -7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -63 हो जाएगा। हाँ, यहाँ माइनस पहले से है, 2 गुना -1 मेरा -2 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो -63 माइनस माइनस प्लस होता है 2 का 2। हाँ भैया, ये तो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो -63 में जब 2 जोड़ेंगे हम लोग तो हम लोग का -61 हो जाएगा। हाँ, यहाँ y/-61 हो गया। अगेन आगे देखते हैं, लास्ट वाले को सॉल्व कर लेते हैं ना, क्या ही दिक्कत है। यहाँ क्या होगा, 2 8 16, माइनस का माइनस, 9 5 45, कितना हो गया। इसको घटाएंगे तो हम लोग कितना होगा, 5 में 9 गया, 5 में 6 गया, 9 हो गया। हाँ जी, 3 में 1 गया 2, -29 हो गया, -29 इक्वल टू 1/-29 हो गया। बस ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। ओके, अगेन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके बराबर करेंगे, इसको इसके बराबर करेंगे, हम लोग का x और y का मान निकल जाएगा। नाउ हम लोग जो है x/51 को एक बार हम लोग बराबर करते हैं 1/-29 के, अगेन फिर इस टर्म को इसके बराबर करेंगे, y/-61 को हम लोग 1/-29 के बराबर करेंगे। यहाँ तक में अगर हल्का फल्का आपको समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे ना, सब कुछ आसान हो जाएगा, सब कुछ आसान हो जाने वाला। और ये तरीका हम लोग चेंज करने वाले हैं, परेशान मत होना, तरीका चेंज करेंगे। ठीक है भैया, तरीका चेंज ना ही कीजिए, अरे इससे आसान तरीका हो जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हो आप। हाँ, इससे आसान तरीका हो जाएगा। आप एक काम करो, हल्दी काम करोगे, इससे x का वैल्यू निकालो, इससे y का वैल्यू निकालो। मैं रुका हुआ हूँ आपके लिए, हल्दी करोगे, इससे x का वैल्यू निकालो और यहाँ से आपको y का वैल्यू निकालना है। निकालोगे जल्दी से। हो गया, वीडियो रोको और बनाओ। बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। यहाँ देखोगे, यहाँ से x का वैल्यू कितना निकलेगा भैया सुनिए ना, इस 51 को बराबर इधर भेज देते हैं तो x अकेला हो जाएगा। समझो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता? हाँ, करने आता भैया। मतलब इस 51 का मल्टीप्लाई 1 के साथ किए तो 51 ही हो जाएगा। अगर इसको यहाँ भेजोगे तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन हमको x को अकेला करना है ना, तो हम 51 को सिर्फ उधर भेज देते हैं, x अकेला हो जाएगा। ठीक है, हाँ भैया, बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम भी यही सोच रहे थे, आपके मन में चल रहा होगा, हम भी भैया यही सोच रहे थे कि x तो यहाँ है ही, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x गुना -9 मतलब 29 हो जाएगा और 51 गुना 1 हो जाएगा। एक काम करते हैं, सिर्फ 51 का मल्टीप्लाई ही 1 के साथ करते हैं, तो मेरा 51 हुआ, नीचे में पहले से मेरा -29 था, बस हो गया, ये आपका x का वैल्यू निकल गया। उतना आपको नहीं करना, वरना आप सोचोगे भैया सुनिए ना, हम पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले y का मल्टीप्लाई -29 के साथ करेंगे, फिर -61 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जो है -29 को उधर भाग के तौर पर लेके आएंगे। बात तो वही है ना, दिक्कत कहाँ हो रहा है। आप लोग डायरेक्ट सिर्फ -61 को 1 से मल्टीप्लाई किए, समझो ध्यान से। ठीक है, हम लोग का x और y का वैल्यू निकल गया। बस इस प्रकार हम लोग वज्र गुणन विधि का प्रयोग करके x और y का वैल्यू निकालते हैं। बातें समझ में आई समझ में? बिल्कुल आपको बातें समझ में आई होंगी। अगेन अब हम लोग चलते हैं आसान तरीके की तरफ, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन और बनाओगे आप, प्रयास करोगे। हम एक क्वेश्चन देते हैं आपको, इसी मेथड का प्रयोग करके बनाओगे तो एक क्वेश्चन बनाओगे आप। यहाँ क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, हम लोग का क्वेश्चन है 2x प्लस 4y इक्वल टू 2, अगेन 3x प्लस
4y इक्वल टू नहीं +1 इक्वल टू 0। बनाओ तो एक बार बनाओ तो नहीं बनेगा, हल्का हिंट्स देते हैं। सुनो, यहाँ पर क्या करोगे, 2x का 2x प्लस का प्लस 4y, इस 2 को बराबर किधर लेके आएंगे तो -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर पहले से है, इस सेम इक्वेशन को यहाँ लिख लोगे 3x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख लिए। उसके बाद इसमें आपको a1 b1 c1 a1 b1 ये सब निकालना है, फिर a2 b2 c2 a2 b2 ये निकालना है। सबका वैल्यू यहाँ पुट कर लोगे। जैसे ही पुट करोगे तो आपको वज्र गुणन विधि से यहाँ से स्टार्ट करना है। फॉर्मूला लिखना है, x बटे नीचे कुछ नहीं लिखना, इक्वल टू y बटे नीचे कुछ नहीं लिखना, इक्वल टू 1 बटे नीचे कुछ नहीं लिखना। अब x के नीचे क्या लिखोगे, हम लोग b1 से स्टार्ट करेंगे, b1 c2 माइनस b2 c1 यहाँ लिख लिए। अब y का वैल्यू यहाँ से होगा c1 a2 माइनस c2 a1, c1 a2 माइनस c2 a1। हाँ भैया समझ में आ रहा है। अगेन 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1 यहाँ लिख लिए। अब सबका वैल्यू पुट करोगे और बनाओगे इसको। उम्मीद करते बनेगा, प्रयास करो आप जल्दी से। प्रयास हो गया, बन गया, बिल्कुल बन गया होगा। देखो यहाँ पर कितना रिजल्ट निकला, तनिक इस पर हम लोग दूरदृष्टि लगा ही लेते हैं। हाँ भैया बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपका रिजल्ट कितना निकला होगा। थोड़ा इस पर बातचीत किया जाए। अच्छा ठीक है, बातचीत कर ही लेते हैं, ध्यान से समझोगे बस समझ में आ जाएगा। हम क्या कहें, पहले लिखना था। उम्मीद करते हैं आपका बन गया होगा, नहीं बना होगा ना। अगर बिना बनाए देख रहे हो तो दांत तोड़ देंगे, बता रहे हैं। पहले खुद से सॉल्व करोगे, उम्मीद करते हैं सॉल्व हो गया होगा। अब क्या करना है आपको, इसमें ढूंढना है a1 कौन है। a1 हमारा 2 है, b1 हमारा कौन है 4 है, अगेन c1 हमारा क्या है -2 है, यहाँ a2 3 है, b2 क्या है 4 है। हाँ भैया b2 मेरा 4 है, c2 क्या है हमारा 1 है। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक टर्म और लिखना है, a1 फिर से लिखेंगे, a2 फिर से लिखेंगे, b1 फिर से, b2 फिर से। क्यों लिख रहे हैं भैया, फॉर्मूले तक आना है हमें। ठीक है, b1 से b1 फॉर्मूले आएंगे। बिल्कुल, a1 का मान कितना है 2, a2 का मान कितना है 3, b1 का मान कितना है 4, b2 का मान कितना है 4। यहाँ बिल्कुल, अब देखो सॉल्व करते हैं। क्या करना है, b1 का मल्टीप्लाई c2 के साथ करना है, b1 का मल्टीप्लाई c2 के साथ करना है। 4 गुना 1 कितना होगा, 4 हो जाएगा। यहाँ डायरेक्ट हम लोग 4 लिखेंगे, यहाँ माइनस पहले से था, माइनस लिख लिए। ठीक है, फिर अगेन b2 का मल्टीप्लाई c2 के साथ, तो 4 गुना -2 मेरा -8 हो जाएगा। तो यहाँ -8 लिखेंगे, बस ऐसे बनाना है। ठीक है, अगेन c1 की तरफ आएंगे, c1 का मल्टीप्लाई a2 के साथ, तो -2 गुना 3 कितना होगा, मल्टीप्लाई कीजिए। हम उम्मीद करते हैं आप सॉल्व जरूर किए होंगे। तो 2 3 जा 6 होता, अर्थात आपका -6 हो जाएगा, -6 हो गया। ठीक है, बीच में पहले से माइनस था तो माइनस लिख लिए हम लोग। अगेन फिर क्या करेंगे, इस c2 का मल्टीप्लाई a1 के साथ, अर्थात कितना हो जाएगा 1 गुना 2 मेरा 2 हो गया। ठीक है, अगेन फिर a1 b2 अर्थात इसका मल्टीप्लाई इसके साथ मेरा कितना हो गया 8 हो गया। अगेन माइनस का माइनस 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ कितना होगा 12 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर 12 हो गया। इसको अब सॉल्व कर लेना है। सॉल्व किए हो, बिल्कुल यहाँ 4 माइनस माइनस मेरा प्लस होता है, यहाँ मेरा प्लस आ गया। ठीक है, तो 4 + 8 कितना हो जाएगा, आप एक लाइन लिखोगे, हम डायरेक्ट लिख दिए यहाँ पर x बटे मेरा 12 हो गया। हाँ भैया, तो x बटे मेरा 12 हो गया, बराबर का बराबर यहाँ y बाय -8 हो गया, इक्वल टू यहाँ 1 बटे -4 हो गया। हाँ भैया ठीक है, समझ में आ गया, क्या करना है सब समझ में आ गया। अगेन सिंपल सा, यहाँ पर एक बार इसको इसके बराबर करेंगे, x बाय 12 इक्वल टू 1 बाय -4, फिर अगेन y बटे -8 इक्वल टू 1 बटे -4। यहाँ से आप x का मान निकालोगे, यहाँ से आप y का मान निकालोगे। उम्मीद करते हैं निकाल लोगे। ठीक है, और निकाल भी लिए होगे। ठीक है, इतना तो भरोसा कर ही सकते हैं आपके ऊपर। ये 12 बराबर किधर आएगा, तो 12 बटे -4 हो गया। यहाँ पर ये -8 बराबर किधर जाएगा, तो y इक्वल टू -8 बाय -4 हो गया। एनी प्रॉब्लम? ना ही भैया, ये प्रॉब्लम का होता है, कुछ नहीं बेटा। चलो, यहाँ 4 3 12 अर्थात आपका -3 हो गया। अगेन यहाँ पर ये माइनस कट गया, 4 दूनी 8 अर्थात y का वैल्यू मेरा 2 निकल गया। बताओ, इतना आसान था बहुत आसान था। हाँ जी, आसान ही लगा होगा आपको।
समझ में आया? अब आप सोच रहे होगे मन में, भैया छोड़िए ना, छोड़ दीजिए, दूसरा जो तरीका बता रहे थे ना शॉर्ट मेथड, वो छोड़ दीजिए, यही आसान लग रहा है, तुरंत बन जा रहा है। सही में एक और शॉर्टकट तरीका सीखो तो सही, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसी को बनाते हैं शॉर्ट मेथड से। आपको क्या करना है, यहां तक तो सेम आना है, यहां से फॉर्मूला ही अलग कर देंगे हम लोग। अब करेंगे क्या, डायरेक्ट हम लोग x बराबर फॉर्मूला लिखेंगे। अच्छा सोचो, अगर इसको इसके बराबर कर दें, इसको इसके बराबर कर दें, इसको इसके बराबर कर दें, तो x बराबर क्या हो जाए, ये टर्म आपका 1 के ऊपर चल जाएगा, अर्थात ये टर्म ऊपर में और ये वाला टर्म नीचे में रहेगा। बस वही काम हम लोग करने वाले हैं। अगेन y बराबर क्या होगा, ये टर्म आपका ऊपर चल जाएगा, ये टर्म नीचे में रहेगा। भैया समझ में नहीं आया, अब समझ में आएगा, समझ में आएगा, समझ में आएगा, बस ध्यान दो। अब यहाँ से जो हम सिखाने वाले हैं ना, थोड़ा अच्छे तरीके से सीखना समझना, क्योंकि थोड़ा सा अगर इधर उधर करोगे ना, सारी बातें दिमाग के ऊपर से निकल जाने वाली। भैया बात सही कर रहे हैं आप। आप मन में ये चल सोच रहे हो, भैया भैया सुनिए ना, एक ऐसा तरीका बताइए, ऐसा तरीका बताइए, बस ऐसे इक्वेशन को देखे और हमें सॉल्यूशन पता चल जाए। अच्छा वो भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ देखो क्या करना है, सुनो, सिंपल सा x बराबर फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, अगेन y बराबर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दिए, बस यहीं पर आपका x का मान निकल जाएगा, यहीं पर आपका y का मान निकल जाएगा। भैया ये तो बहुत आसान लगा। हाँ कैसे बनाना है सुन लो, सब में भाग देना है, इससे इस वाले टर्म से सब में भाग देना है, सबके नीचे में ये टर्म आएगा, ये वाला टर्म सबके नीचे में आएगा। अच्छा भैया ये वाला टर्म सबके नीचे में आएगा, हाँ ये वाला टर्म सबके नीचे में आएगा, ठीक है। क्या नीचे में आएगा, a1 b2 माइनस a2 b1, ये सब के नीचे में आएगा, a1 b2 माइनस a2 b1। यहाँ पर भी वही आएगा, a1 b2 माइनस a2 b1। ये समझ में आ गया, ये बातें समझ में आई, ये बातें समझ में आई, बोलो हाँ जल्दी से, समझ में आ गया। यहाँ तक समझ में आया। क्या करना है, ये वाला टर्म आपको नीचे में लिखना है, इस वाले बहुत 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 प्यारे टर्म को आपको नीचे में लिखना है। कितना आसान है ये मेथड, बताओ। अब क्या करना है भैया, x में हमको स्टार्टिंग किससे करना होता है, b वाले टर्म से, y में किसे स्टार्टिंग करना होता है, c वाले टर्म से। बस ये तो बताए ही थे आपको, बस वही यहाँ अप्लाई कर देना है। फिर से बोलते हैं कि x में क्या करना था, हमको b से स्टार्ट करना, b से बिक्की भैया बोलते, ठीक है। अर्थात यहाँ पर b वाले टर्म से स्टार्ट करोगे। y में किससे स्टार्ट, भैया कैसे ध्यान में रखेंगे कि y हम लोग c से स्टार्ट करेंगे। क्या पूछ रहे हो आप, हाँ ऐसे नहीं बोलते ना, आराम से c से स्टार्ट करना है y वाले टर्म में, ठीक है। कैसे ध्यान रखोगे, देखो ना y में देखो c टाइप का आपको दिख रहा होगा, है ना, c टाइप का, तो आप ध्यान में रख सकते हो। अब ये मत बोलना भैया x में भी जो है ना वो c टाइप का दिखता है, दांत तोड़ देंगे। वो याद करने का तरीका सिखा रहे थे, ठीक है। चलो यहाँ देखो x हमेशा आपको b से स्टार्ट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे वो देखो, b का मल्टीप्लाई c के साथ, तो b1 c2 माइनस b2 c1 हो गया। अगेन y में क्या करना है, c1 a2 माइनस c2 a1। बस यहीं पर वैल्यू पुट करोगे और आपका x का मान यहाँ निकल जाएगा, y का मान यहाँ निकल जाएगा, बना दिया। भैया ये आसान था ना, ये आसान लगा, बिल्कुल यही आसान लगा होगा आपको। जल्दी करोगे, हल्दी उम्मीद करते हैं बन गया होगा, बन गया ना, बिल्कुल बन गया होगा। देखते हैं रिजल्ट क्या आया क्या नहीं आया, ठीक है। पहले भाग करना है ना, भाग किससे करते, अब फॉर्मूला भूल जाओ ना, क्या पुट करना है, हम सब इसी से बनाएंगे। ऊपर में जो लिखे हैं वेयर, सारा सहारा इसी का लेना है। हमको भाग करना है a और b वाले टर्म से, तो 2 गुना 4 क्या होगा, 8 होगा, 8 लिख दिए, माइनस का माइनस, 3 गुना 4 12 होगा, 12 लिख दिए। बस समझ, फिर इसका हम लोग साथ साथ लिखते चलेंगे। पहले हम लोग नीचे वाले डिनोमिनेटर को लिख लेते हैं, हाँ भैया ठीक है, हर को लिख लेते हैं। तो 2 गुना 4 8 हो गया, हाँ जी। अगेन 3 गुना 4 12 हो गया, हाँ जी, ठीक है। अगेन हमको न्यूमरेटर अर्थात अंश लिखना है, भैया ठीक है लिखते हैं ना। x वाले में क्या करेंगे, b वाले टर्म को लेंगे, 4 गुना 1 4 हो गया, माइनस पहले से था, 4 गुना माइनस 2 मेरा 8 होता है, तो माइनस 8 हो गया, ये दी। इसको देख करके आपको बनाना है। y वाले टर्म में हमको c और a को लेना है, माइनस 2 गुना 3 कितना होगा, माइनस 6 हो जाएगा, माइनस पहले से है, हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। 1 गुना 2 मेरा 2 हो गया, तो यहाँ 2 लिख लिए। बता वो गुना के फॉर्म में नहीं लिखना है आपको, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो।
अगर टफ लगेगा तब लिखना है। ओके, अगर आसान है तो आराम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे। इसको सॉल्व खुद से करोगे तो भैया का सहारा नहीं लेना है, आपको खुद से सॉल्व करना है। देखो यहाँ क्या करोगे, यहाँ माइनस माइनस है ना, मिल के प्लस हो जाएगा। 4 + 8 बटे 8 में 12 घट गया, भैया क्या होगा, -4 हो जाएगा। तो 12 बटे -4 आपका -3 निकल गया। ये आपका वहां पर भी निकला था। अगेन यहाँ पर y का वैल्यू कितना निकलेगा, तो देखो यहाँ पे -8 बाय -4, माइनस माइनस कट गया, यहाँ मेरा 2 निकल गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। इस प्रकार हम लोग x का वैल्यू और y का वैल्यू निकालते हैं। बताओ कितना आसान था बच्चे गुणन विधि। हमें ऐसा लग रहा है आपको ये मेथड बहुत 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 आसान लगा होगा। लगा है ना आसान? बोलो हाँ, लगा है आसान? जल्दी बताओ, आसान लगा ना? बिल्कुल आसान लगा होगा। अब यहाँ से आपको एक काम करना है, हम आपको कुछ बनाने दे रहे हैं। वज्र गुणन विधि पर कुछ सवाल आपकी किताब में है, हम निकाल लेते हैं। किताब, आपकी किताब से सवाल निकाल लेते हैं। हल्दी क्या, कहाँ गया किताबें आपकी कहाँ चली जाती हैं? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, कहाँ गया? क्लास 10 का बुक है। मैथ निकालो, गणित निकालो और 2 चर का एक समीकरण निकालो। कहाँ गया? 3.6 ना, वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि कहाँ गया? मिल गया जी, मिल गया। आप जो है प्रयास करोगे वज्र गुणन विधि में आपको प्रयास करना है। एग्जाम्पल नंबर ये नहीं बना पाओगे। 14 15 बन जाएगा। नहीं छोड़ते, 15 छोड़ देते हैं आपके लिए। 3.5 का एक नंबर देखोगे, 3.5 का एक नंबर बनना चाहिए आपसे। पूरा एक नंबर का एक में आपका 4 सवाल पूरा बनाओगे, ठीक है। बाकी यहाँ सॉल्व करवाएंगे आपको। अच्छा क्वेश्चन इसमें भरा पड़ा है। लगता है समय और लगेगा। समय कितना बचा हम लोग पास? 1 घंटा तो लगभग हो गया होगा। इस क्लास को यहीं पर विराम करेंगे, क्योंकि अधिक बताएंगे सारी बातें सर के ऊपर से निकल जाएंगे, ठीक है। एक बार प्रयास करोगे, बस एक नंबर ही बनाओगे। 3.5 का एक नंबर आप बनाओगे, ठीक है। इसको प्रयास करोगे, सब कुछ बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। बाकी फिर से समझाएंगे। इन सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करवाने वाले हैं, होगा तो ऐच्छिक भी सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया ना? चलो तैयार हो गए, मिलते हैं अगले क्लास में।